जय हिंद, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं महेश कुंतल एडवोकेट, हाई कोर्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल जंक्शन महेश कुंतल एडवोकेट पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसी संपत्ति से, जमीन या मकान, किसी भी स्थावर संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने की जो सटीक क्रिमिनल प्रक्रिया है। पिछली बार हमने वीडियो बनाया था धारा 111 बीएनएस के अंतर्गत जो नई धारा आई है, मगर उसके बारे में हमारे क्लाइंट्स का और व्यूअर्स का बहुत ही डाउट था। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज इसके संबंध में आए धारा 111 के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी पीड़ित है कब्जे के डिस्प्यूट से, जो भी व्यक्ति रिलेटेड है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे भी केस में धारा 111 बीएनएस अप्लाई हो। मगर आज उसकी सारे डाउट हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। और इसके अलावा हम ये भी क्लियर करने वाले हैं कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आप सहारा लेते हैं अवैध कब्जा हटाने के लिए, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एफआईआर सुनिश्चित सी बात है। एफआईआर जब अगर आप करते हैं तो एफआईआर में किस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करना है, क्या ऑफेंस मेड आउट करने हैं, एफआईआर लिखते समय क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे गलत धाराओं में एफआईआर न हो। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट तैयार हैं। अगर आपने एफआईआर गलत करी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कितनी मेहनत से आज एक पीड़ित व्यक्ति एफआईआर लिखा पा रहा है, क्योंकि ये सब हम जानते हैं एफआईआर लिखाना इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। मगर फिर अगर हम एफआईआर लिखाते हैं और एफआईआर में मिस्टेक हो जाती है, एफआईआर में जो धाराएं बननी चाहिए वो धारा नहीं बनती, तो ऐसी गलत एफआईआर को ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देते हैं और क्वेश कर देते हैं, यानी कि रद्द कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इतनी मेहनत से एफआईआर लिखाई गई है, सब बराबर हो जाता है। इसके संबंध में जानकारी देने वाले हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स के माध्यम से किस तरह की गलत एफआईआर जो गलत सेक्शन में करी गई थी, ऑफेंस मेड आउट नहीं होते थे, वो किस तरह क्वेश कर दी हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जानकारी देंगे। और अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तब उस स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शन है। और दूसरी चीज, जिन केसेज में धारा 111 अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हर जमीन के डिस्प्यूट में, हर कब्जे के डिस्प्यूट में धारा 111 बीएनएस अप्लाई नहीं होती, तो जिन केसेस में धारा बीएनएस की 111 अप्लाई नहीं होती, उन केसेज में आपके पास क्या विकल्प हैं। क्रिमिनल लॉ में कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो अगर ये धारा अगर नहीं बनती है तो कौन सी धारा बनती है। इसका सहारा आपको नहीं मिल पा रहा है अपनी समस्या के अकॉर्डिंग, तो इसके अलावा आप कौन सी धारा ऑप्शन के रूप में चूज कर सकते हैं। और भी कई धाराएं हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं और अवैध कब्जे को हटा सकते हैं। उनमें भी कड़ी सजा है, उनमें भी आजीवन कारावास तक की सजा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धारा 111 के जो डाउट हैं वो हम क्लियर कर दें। सबसे पहले अगर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एफआईआर अगर आपको दर्ज करानी है, क्रिमिनल लॉ का सहारा लेना है, तो उससे आपको ये बेनिफिट है कि क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के खिलाफ जो अवैध कब्जेधारी है उसके खिलाफ जब एफआईआर होती है तो उसको ये आशंका होती है कि उसको कहीं जेल न जाना पड़े, कहीं थाने न जाना पड़े, अरेस्टिंग न हो जाए, फिर जेल में रहना पड़े, जमानत करानी पड़े, उसकी समाज में इंसल्ट हो। तो इससे बचने के लिए वो क्या करता है कि अगर जैसे उसके खिलाफ एफआईआर होती है तो वो फिर कंप्रोमाइज करने के लिए दौड़ता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अवैध कब्जा हटाने के लिए, क्रिमिनल लॉ का सहारा लेने के लिए। ऐसा जो अवैध कब्जेधारी है उसको समझौता करने पे मजबूर कर देता है क्रिमिनल लॉ। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है। और इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो तेज होती है, इसकी स्पीड तेज होती है। तो 111 के जो डाउट है उसमें सबसे बड़ा डाउट यह है कि देखिए हर केस में धारा 111 अप्लाई नहीं होती। धारा 111 की कंडीशन हम पहले बता चुके हैं। वो ऐसे भूमाफियाओं के लिए है जो जमीन हड़पने का काम, गरीब और कमजोर लोगों की संपत्ति को हड़पने का काम उनका एक पेशा है, यही काम करते हैं वो, उनकी इस तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री है। अगर कोई
बाप बेटे का डिस्प्यूट है, भाई भाई का डिस्प्यूट है, चाचा ताऊ का डिस्प्यूट है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 111 बीएनएस अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो पारिवारिक डिस्प्यूट हो गया, परिवार के लोग हैं। धारा 111 बीएनएस के लिए संगठित अपराध का होना जरूरी है। जो व्यक्ति आदतन अपराधी होते हैं, जिन व्यक्तियों का पेशा होता है अवैध कब्जे करना, वो संगठित होकर के अपराध करते हैं, वो अकेले ऐसे अपराध को अंजाम नहीं देते, एक ग्रुप होता है। तो ऐसी परिस्थिति में धारा 111 लागू होती है। फैमिली डिस्प्यूट्स में, पारिवारिक झगड़े में 111 अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जो पारिवारिक लोग हैं, वो सदस्य हैं, उनको आप भूमाफिया साबित नहीं कर सकते। तो ऐसी धारा में अगर आप पारिवारिक डिस्प्यूट में एफआईआर करेंगे तो केस होनी ही होनी है। उनको आप भूमाफिया, अवैध कब्जेधारी, संगठित अपराधी, जो आदतन अपराधी होते हैं, जिनकी एक हिस्ट्री होती है सेम नेचर के ऑफेंस करने की, वो आप उनको साबित नहीं कर पाएंगे, तो बच जाएंगे। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ लें कि अगर एफआईआर हम करते हैं, 111 में नहीं कर पा रहे हैं, 111 का विकल्प हमारे पास क्या है, धारा 111 हमारे केस में अप्लाई नहीं होती, तो फिर और कौन सी धारा चुने? तो और भी धाराएं हैं जो पुरानी आईपीसी के अंतर्गत थी, 420, 467, 468, 471, और वर्तमान में बीएनएस के अंतर्गत 316, 318, 336 से लेकर 340 जो फोर्जरी के संबंध में है। जो फोर्जरी की रिलेटेड ऑफेंसेज हैं बीएनएस में धारा 336 से 340, उसके अंतर्गत भी आजीवन कारावास तक की सजा का प्रोविजन है, और ये धाराएं ऐसे केस में अप्लाई होती हैं। मगर और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि कभी भी भूल करके भी ये हमें ध्यान रखना है एफआईआर दर्ज कराते समय कि धारा 406 और 420 में एक साथ एफआईआर दर्ज नहीं करानी है। ऐसे ही एफआईआर हमको भूल करके भी रजिस्टर नहीं करानी है जिसमें दोनों धाराएं हों, 420 हो और 406 भी हो, क्योंकि इन धाराओं में हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्त है। दोनों ऑफेंस सिमिलर प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, प्रोसीड नहीं कर सकती। स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि दोनों धाराओं का अंतर समझिए। धारा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी के अंतर्गत, धारा 420 चीटिंग आईपीसी की धारा है, और बीएनएस की धारा 316, धारा 318। तो धारा 316 और पुरानी धारा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वासघात, विश्वास करके कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई धनराशि आपने किसी व्यक्ति को दी और उसने उसको अपने यूज में ले लिया, आपको नहीं लौटाया। दूसरी चीटिंग, चीटिंग का ऑफेंस, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने एक बार जमीन बेची, उसी जमीन को दूसरे व्यक्ति को फिर से बेच दिया, यह क्या हो गई? चीटिंग। धारा 420, नई धारा 318 बीएनएस की, आईपीसी की धारा 420। ये दोनों ऑफेंसेस सिमिलर प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। एक एफआईआर के अंतर्गत दोनों धाराओं में एफआईआर नहीं करनी चाहिए। तो जब आप एफआईआर करेंगे, अच्छे से वकील से डिस्कशन करके, राय लेके एफआईआर करिए, आंख बंद करके। किन्हीं भी धाराओं में किसी भी तरह स्टोरी उल्टी सीधी बना करके एफआईआर रजिस्टर नहीं करिए, नहीं तो इस तरह के जमीन के डिस्प्यूट में, कब्जे के डिस्प्यूट्स में लाइन लगा करके एफआईआर इस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, क्वैश हो रही हैं। तो ये धारा 111 अगर आपके केस में यूज नहीं हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। और जो इन धाराओं में हमने जो और धाराएं बताई हैं, इनमें भी कड़ी सजा है, मगर धाराएं मेड आउट होती हैं, ऑफेंस मेड आउट होता हो आपकी जो स्टोरी है उसके अनुसार। दूसरी चीज, अगर एफआईआर कर दी, एफआईआर अगर हो गई, अवैध कब्जेधारी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, तो ये समझ लीजिए कि उसके पास अगर एफआईआर से बचने का कोई भी ऑप्शन है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई रिलीफ नहीं है एफआईआर के अगेंस्ट। वो क्वेश कराने जाएगा, स्टे कराने जाएगा, हाई कोर्ट डायरेक्ट जाएगा, सीधा हाई कोर्ट, और कोई ऑप्शन नहीं। तो जैसे ही आप एफआईआर दर्ज कराते हैं अवैध कब्जेधारी के खिलाफ, आपको ये ध्यान रखना है कि एक कैविएट फाइल होती है हाई कोर्ट में,
तुरंत कैवियट, जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई तुरंत आपको कैवियट लगानी है। जैसे ही दूसरा व्यक्ति जो अपराधी है हाईकोर्ट जाता है तो उसके फेवर में कोई ऑर्डर करने से पहले ऑनरेबल हाईकोर्ट हमें सुने, इसके लिए क्या होता है, कैवियट लगाई जाती है। उसका जरूर ध्यान रखें। एफआईआर करते ही हमको सोना नहीं है, अलर्ट रहना है, जगते रहना है। दूसरी चीज, दोनों पक्षों के लिए अगर किसी के खिलाफ गलत एफआईआर हो गई है उसके लिए भी यही ऑप्शन है। उसको कहां जाना है, उसके लिए फॉर्म क्या है। भाई ऐसा नहीं है सारी एफआईआर सही होती, कुछ जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है। तो उसको क्या ऑप्शन है, उसके पास क्या फॉर्म है। एफआईआर हो गई तो फॉर्म क्या है, क्या करें, कहां जाए। उसके पास डायरेक्ट फॉर्म है हाई कोर्ट। एफआईआर स्टे हो सकती है, एफआईआर क्वैश हो सकती है, रद्द हो सकती है। इस तरह की गलत एफआईआर अगर होगी, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर होगी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सख्त है। ये आप जजमेंट नोट कर लीजिए। पहला जजमेंट है दिल्ली रेस क्लब एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2024 का, जुलाई 2024 का जजमेंट है। डिस्प्ले पे पूरा डिटेल है, आप नोट कर सकते हैं। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से स्पष्ट मना कर दिया था। इस केस में जो हाई कोर्ट के समक्ष पक्षकार आए थे एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश नहीं किया, ना स्टे किया। इससे पीड़ित व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 420 और 406 की सिमिलर प्रोसीडिंग, यानी कि दोनों धाराओं में एक साथ एफआईआर आगे प्रोसीड नहीं कर सकती, नहीं चल सकती। ये ऑफेंस मेड आउट होते ही नहीं है, ये अपराध बनते ही नहीं है। हाई कोर्ट ने तुरंत उसको क्वैश किया। नेक्स्ट जजमेंट रेखा बिरानी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, अप्रैल 2025 का जजमेंट है। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सिविल नेचर का केस है, सिविल डिस्प्यूट है, इसमें सिविल नेचर का केस है, इसमें एफआईआर नहीं हो सकती। धारा 406, धारा 420 एक साथ प्रोसीड नहीं कर सकती। इसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। तो अगर गलत एफआईआर हुई है तो निश्चित क्वैश होगी। तो इसीलिए मेरा बार बार ये निवेदन है कि अगर इस तरह के केसेज में आप एफआईआर करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत जल्दी से डिस्प्यूट का निस्तारण होता है, जल्दी से जल्दी निस्तारण होता है, समय बहुत कम लगता है इसमें। इसलिए अगर आप एक सहारा लेते हैं तो एक अच्छे वकील से मिलकर के राय लेकर के गलत एफआईआर दर्ज नहीं करानी है। तो अब मैं समझता हूं धारा 111 के बारे में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जितने भी कमेंट्स, जितने भी मैसेज आ रहे थे वो शायद अब रुक जाएंगे। बहुत ज्यादा डाउट था लोगों को इसके बारे में। और जमीन के डिस्प्यूट के संबंध में किसी भी तरह का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, किसी भी तरह का, उसके संबंध में अगर किसी को जजमेंट्स की आवश्यकता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जमीन के किसी भी टॉपिक पे आपको जजमेंट की आवश्यकता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे पे संपर्क कर सकते हैं। उसकी एक नॉमिनल फीस है जो आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। आप जजमेंट ले सकते हैं, जजमेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले ही इस टॉपिक पे बनाया है कि क्या म्यूटेशन यानी कि दाखिला खारिज और रजिस्टर्ड सेल डीड अपने आप में मालिकाना हक का सफिशिएंट प्रूफ है। तो इसके बारे में जो डाउट है वो आप इस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप यहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।